आज हम लोग हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हुक्स लॉ काफी इम्पोर्टेंट लॉ है, बेसिक लॉ है, एक तरह से कहा जा सकता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए। सो इट्स स्टेट्स व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज proportional टू स्ट्रेन। मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional टू स्ट्रेन। तो मैथमेटिकली हम देख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन will be equal to E, where E is a constant term। तो ये हमारा एक बेसिकली हुक्स लॉ होता है। और एक चीज हमें ध्यान रखने की बात है कि हुक्स लॉ जो होता है ये इक्वली होल्ड गुड फॉर टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। मीन्स कि टेंशन और कंप्रेशन के लिए, दोनों के लिए होता है। और यहां पर एक बात आई है इलास्टिक लिमिट। तो जब भी हम ये लॉ लगाएंगे, हुक्स लॉ की बात होगी, वहां पर ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये इलास्टिक लिमिट में ही जो भी मटेरियल है वो लोडेड हो, प्लास्टिक लिमिट या उससे ऊपर मूव ना कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस की। अब आप लोगों ने यहाँ पे जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की थी तो वहां पर जो कांस्टेंट आया था E, कैपिटल E, वही होता है यंग्स ऑफ मॉडुलस। मीन्स हमने जो देखा था पहले ही, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर हम वहां पर कांस्टेंट की बात करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू E, ये हमारा मैथमेटिकली प्रूफ हुआ था। तो अगर हम इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखें तो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो यहां पर जो स्ट्रेन की बात आ रही, तो यहां से हम अगर यंग मॉडुलस की वैल्यू निकालना चाहें तो E इक्वल टू रो अपॉन ईटा। तो ये एक फॉर्मूला जो हमारा बनता है। तो यंग मॉडुलस अगर हमें निकालना हो तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से ये जो फॉर्मूला है हमारा, इससे हम यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो E के बारे में हम ये कह सकते हैं, अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज modulus of elasticity or young modulus. Numerically it is the value of tensile stress which when applied to a uniform bar will increase its length to double the original length if the material of bar could remain perfectly elastic throughout such an excessive strain। तो अगर एक्सेसिव स्ट्रेन के लिए मटेरियल इक्वली एक्सपेंड कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हम लगाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, तो अगर मटेरियल इक्वली कर रहा है तो उसके लिए हमारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ये होगा। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हैं और उनकी यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लिखी है। मैंने यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ उसके यहाँ पर मैंने यूनिट भी लिख दी है, जीगा पास्कल, या पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, इनमें से कोई वैल्यू, कोई भी यूनिट आती है तो वो यहाँ पर हमारे यंग्स मॉडुलस की होती है। तो स्टील की होती है 100 से 220, रॉट आयरन की 190 से 200। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कौन मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है। अगर आपसे पूछा जाए इन मटेरियल्स में इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है, तो ऊपर की ओर जैसे हम बढ़ते जाएंगे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। टिम्बर की है 10, मींस नेग्लेजिबल, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि अगर आप लकड़ी के गट्ठे को खींचते हैं तो वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां जितना इस टाइप में ये बढ़ के जाए, ये क्या होगा, बीच में पतला हो जाएगा। जैसे हम च्युइंगम लेते हैं, च्युइंगम को हम खींचना स्टार्ट करते हैं तो च्युइंगम में क्या होता है, जहां पर हमने पकड़ा होता है वहां पर तो च्युइंगम मोटा रहता है, बट मिडिल में जहां पर बीच में होता है वो पतला होता जाता है। मतलब इस शेप में आ जाता है, कुछ इस शेप में आ जाता है और यहां से ब्रेक कर जाता है। तो मीन्स उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम हुई। इसी तरह जैसे स्टील की बात हुई 200 टू 220, तो अगर स्टील के बार को हम लेकर खींचना शुरू करते हैं तो
परफेक्टली वो कुछ इस टाइप में ही बढ़ेगा। मींस उसका जो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन होगा वो इक्वल होगा। गोल्ड की जो इलास्टिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। मींस अगर आप थोड़ा सा गोल्ड लेते हैं और उसको खींचना शुरू करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल्स में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है तो गोल्ड की होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मटेरियल्स है जिनकी इलास्टिसिटी के बारे में आपको वैल्यू पता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने पूछ दिया रबर और स्टील में कौन ज्यादा इलास्टिक है तो आप बोल दो रबर। स्टील यहां पर ज्यादा इलास्टिक है, तो इलास्टिक की आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिस पर कोई फोर्स एक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो उसी फॉर्मूला को हम देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, बट हमने स्ट्रेन भी देखा। स्ट्रेन की वैल्यू अभी नेक्स्ट में हमने क्या निकाली है, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर हम रो की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं इसमें, तो स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी P अपॉन ए ई। रो की जगह P अपॉन ए लिख दिया, E की जगह E है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब जो हमने स्ट्रेन की वैल्यू देखी थी तो डेल्टा L अपॉन एल थी, तो डेल्टा L अपॉन एल इक्वल टू दिस। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा L इक्वल टू स्ट्रेन इंटू एल, स्ट्रेन इंटू लेंथ। तो यहां पर अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू को यहां से पुट ऑफ कर देते हैं उसी की वैल्यू को, तो यहां पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रो एल अपॉन ई, या फिर हम इसको रख सकते हैं पी एल अपॉन ए ई। तो ये हमारी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। शायद आपको यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो इसके आगे हम लिख देंगे पी एल अपॉन ए ई। तो ये जो फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ का होता है। मीन्स तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से कि डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व जो हम करेंगे उसके लिए। तो इस फॉर्मूला के लिए हमें कुछ बातें देखनी पड़ेगी। फॉर द अबव फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑल्सो, क्योंकि ये जो हमने डिराइव किया था ये टेंसाइल स्ट्रेस के लिए किया था, तो आपको लग रहा होगा ये टेंसाइल के लिए, बट ये कंप्रेसिव के लिए भी होगा। सेकेंड बात है, फॉर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल मटेरियल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंप्रेशन इज द सेम एज दैट फॉर टेंशन। मीन्स जो इलास्टिसिटी होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस होगी, वो कंप्रेशन और टेंशन के लिए मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए सेम होता है। थर्ड, कभी कभी हम कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, समटाइम्स इन द कैलकुलेशंस द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन आर टेकन एज पॉजिटिव, whereas compressive stress and compressive strain as negative। तो वो साइन कन्वेक्शन के लिए है कि कब हम पॉजिटिव लेते हैं कब हम नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस फॉर्मूला का यूज भी देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अ हॉलो सिलेंडर 2 मीटर लॉन्ग हैज एन आउटसाइड डायमीटर ऑफ 50 mm and inside dia of 30 mm. If the cylinder is carrying a load of 25 kilonewton, find the stress in the cylinder. Also, find the deformation of the cylinder if the value of modulus of elasticity for the cylinder material is 100 gigapascal. तो इसको आप लोग खुद भी सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए। अगर हो जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर ये हो जा रहा है, तो मैं और टफ क्वेश्चन अगली बार से लेकर आऊँगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या। तो L दिया हुआ है हमारे पास 2 मीटर, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं 2 × 10⁻³ mm में, ठीक है। देन हमें दिया हुआ है आउटर डायमीटर, इसे हम कैपिटल D मान लेते हैं, वो है 50 mm। देन इनर डायमीटर स्मॉल d हम मान लेते हैं,
30 mm। देन लोड है हमारे पास 25 किलो न्यूटन का, तो हम मान लेते हैं 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E is given in 100 gigapascal. Then we have to change is 100 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना हमें पता चल गया। हमें चाहिए दो चीज। पहला है स्ट्रेस इन सिलेंडर, स्ट्रेस इन सिलेंडर। सिलेंडर में स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, हमें पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रो इक्वल टू P/A। P हमारे पास है यहाँ पर, A नहीं है। A हमें कहाँ से लाना होगा, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का एरिया। फॉर्मूला लगा देंगे π/4 d² माइनस d²। ठीक है, तो π/4 इंटू 50 आउटर डायमीटर माइनस 30 इनर डायमीटर। सॉल्व करने पर हमारा आएगा 1257 mm स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, सॉरी एरिया। अब हम सिंपल सा इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। हमारे पास है, सो इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा रो इक्वल टू P/A। ठीक है, P हमारे पास हमें पहले से दिया हुआ 25 इंटू 10⁻³ एंड इसको हम सॉल्व आ गया था हमारे पास 57। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 19.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 19.9 मेगा पास्कल। तो ये हमारा आ गया पहला आंसर, मींस स्ट्रेस इन सिलेंडर। अब हमारे पास जैसे ही स्ट्रेस इन सिलेंडर आ गया, तो सेकंड हमारे पास जो बचता है वो था डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर मींस डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला हमें अभी मिला था PL/AE। P की वैल्यू हमारे पास है 25 इंटू 10⁻³। L की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 1257। एरिया की वैल्यू हमारे पास है, और E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास है। तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.4 mm। तो ये हमारा हो गया और दूसरा आंसर डिफॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर। तो मीन्स क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत सारे लोगों को न्यूमेरिकल से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आप सबसे पहले सॉल्व करने से पहले ये देखिए कि गिवन क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। दूसरा, हमें चाहिए क्या, अचीव हमें क्या करना है, क्या लाना है, और आपके पास है क्या क्या। जैसे मैंने सबसे पहले उठाया P/A, हमारे पास ये फॉर्मूला है, P दिया है, A निकालना है, तो A निकालने का हमें फॉर्मूला चाहिए होगा। अब ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं क्या निकालना है, कुछ भी फॉर्मूला लगा रहे कुछ भी, तो हमें A निकालना है, तो A का फॉर्मूला हमने लगाया, A निकाल लिया सिंपल से PL/AE, फिर बाद में हमने फॉर्मूला लगाया और ये आंसर ला दिया। तो हमें ये देखना है कि क्या चीज दी हुई है, लाना क्या है, और हमें क्या क्या फॉर्मूले पता है, उन फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट के लिए आप लोग के पास अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो मुझे भेजिएगा, या फिर अगर नहीं हो तो मैं तो करवाऊंगा ही, और मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग खुद ही करिए। ठीक है, थैंक यू।